जो फिजिक्स का है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जी अब शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कि अगर वीडियो ठीक नजर नहीं आ रही थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह होपफुली, तो फिर देख लीजिएगा। मैं पढ़ भी रहा हूँ, पेज नंबर 69 है आपकी बुक का। यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई हैं, पहले मैं वो लिखूंगा, उनके बारे में बात करेंगे और फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो इनमें सबसे पहले तो पहली लाइन पे लिखा हुआ है जी, मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम depends on its mass and velocity। सही है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम याद है किसी को क्या होता है? कोई फॉर्मूला था उसका, कैपिटल पी से डिनोट किया जाता है और मास मल्टीप्लाइड बाय वी होता है। ठीक है, थोड़ा सा इधर होके बैठ जाओ ना। अब मास जो है वो जाहिर है कि पी की वैल्यू एम और वी दोनों पे डिपेंड कर रही होती है। तो यही बात लिखी हुई है कि मोमेंटम डिपेंड करेगा किसके ऊपर? मास और वेलोसिटी के ऊपर। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरी बात देख लेते हैं। दूसरा इसमें इन्होंने डेफिनेशन लिखी हुई है सिस्टम की, कि सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम की डिफाइन क्या किया हुआ है उन्होंने, वो कह रहे हैं कि सिस्टम इज अ ग्रुप of bodies within certain boundaries। ठीक हो गया। अब क्या बनता है सिस्टम के? कोई भी बाउंड्री के अंदर जो ग्रुप ऑफ बॉडीज होंगी उसको हम क्या कहेंगे? हम सिस्टम। जैसे एक कमरा भी सिस्टम हो सकता है। अगर हम उस कमरे को बाउंड्री बना लें और उसके अंदर वाली बॉडीज की बात करें तो फिर क्या होगा कि वो कमरा एक सिस्टम बन जाएगा। इसी तरह एक दरिया, एक नदी, एक कोई भी जगह आप अगर उसकी बाउंड्री स्पेसिफाई कर देंगे, उसकी क्या कहना चाहिए, फ्रंटियर्स मार्क कर देंगे, तो अंदर वाली चीज क्या कहलाएगी? सिस्टम कहलाएगी। और वो सिस्टम जो है उसकी फिर मजीद टाइप्स होती हैं। हम उन टाइप्स में डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन एक और डेफिनेशन यहाँ पर जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी वो है आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है या आइसोलेशन का क्या मतलब होता है? एक जो हाँ, साथ हो जाना, मतलब मर्ज हो जाना। अच्छा, कि अभी कोरोना का सीजन चला, अगर फिर अभी भी हम उसी से अफेक्ट हुए हुए हैं। तो कोरोना में अक्सर ये बात सुनने को मिलती है कि यार बंदे जो हैं जिन्हें लगता है कोरोना है या हो गया है या हो सकता है, उनको क्वारंटाइन कर दें। ठीक है, क्वारंटाइन का क्या मतलब होता है? क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है इमरान हुसैन? या अगर अगर कोई डिजीज आई है उससे बचने के लिए जहाँ पे वहां पर ही आइसोलेशन कर लेना, अलग हो ठीक है, जाना। आपने इस्तेमाल किया आइसोलेशन का। आइसोलेशन बेसिकली क्या चीज होती है कि जब आप एक चीज को उठाकर या एक चीज को बिल्कुल तन्हा कर देते हैं, माशरे से अलग कर देते हैं, उसको कहा जाता है आइसोलेट कर देना या उसे आइसोलेशन में डाल देना। तो जो क्वारंटाइन, जो हॉस्पिटल्स में भी इस बीमारी की वजह से जो वार्ड्स बनाए गए उनको आइसोलेशन वार्ड्स कहा जाता है। और वैसे भी हॉस्पिटल्स में, अक्सर हॉस्पिटल्स में या बड़े हॉस्पिटल्स में जो है वो आइसोलेशन वार्ड्स होते हैं, जहां पर ऐसे मरीजों को रखा जाता है कि जिनसे इंटरेक्ट करना मुनासिब ना हो या वो बीमारी फैलने का डर हो या उन पेशेंट्स को उस बाहर वाले बंदों से खतरा हो। ठीक है, तो हम आइसोलेशन का वर्ड देखें, अंग्रेजी आती हो ना तो आपके लिए काफी सब्जेक्ट्स आसान हो जाते हैं। अब सिस्टम हम डिफाइन कर चुके हैं कि क्या चीज है, कि एक सर्टेन बाउंड्रीज होंगी तो वो क्या कहलाएगा? सिस्टम कहलाएगा। सही है। अब अगर उसी सिस्टम को बाकी हर चीज से अलग कर दिया जाए, उस सिस्टम को बाकियों से प्रोटेक्ट कर दिया जाए,
तन्हा कर दिया जाए तो वो सिस्टम क्या बन जाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम बन जाएगा। और आइसोलेटेड सिस्टम क्योंकि तन्हा है तो उसके अंदर जो फोर्सेस है, अंदर जो बंदे वो तो आपस में इंटरेक्ट कर लेंगे, लेकिन कोई फोर्स बाहर से उनके ऊपर एक्ट नहीं करेगी। और बाहर वाली चीज को क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल कहा जाता है। यही बात हम लिखेंगे। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, इज अ ग्रुप ऑफ इंटर एक्टिंग बॉडीज, ये लिख लो साथ साथ डेफिनेशन, ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। ये 3 डेफिनेशंस लिखे ना बुक के पेज 69 पे भी लिखे हुए पिंक बॉक्स से ऊपर, ये लिखे। फिर मैं आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम की तरफ लेके आता हूँ। अच्छा, ये आगे देखें, है लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम की तरफ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम की डेफिनेशन जो यहाँ पर लिखी हुई है, मैं वही लिखूंगा और उसी को आगे डिस्कस करेंगे। वो क्या लिखी हुई है, वो लिखी हुई है द मोमेंटम, ये भी लिख लीजिएगा, द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। किसके मोमेंटम की बात हो रही है, आइसोलेटेड सिस्टम के मोमेंटम की बात हो रही है। ऑफ 2 और more bodies, more interacting bodies remains constant। अच्छा, इधर देखिएगा, बाकी लिखते रहेंगे बुक से। तो इसमें क्या, लॉ ऑफ कंजर्व का मतलब क्या होता है, कंजर्व का मतलब होता है बरकरार रहना, या जैसे है चीज वैसे रहना। जैसे हमने कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी बायो में पढ़ा था कि जो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है, मुख्तलिफ किस्म के जानवर थे वो होते हैं, उनको कंजर्व किया जाता है, उनको बरकरार रखने की कोशिश की जाती है, या उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो अब किसकी कंजर्वेशन हो रही है, मोमेंटम की। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, के एक आइसोलेटेड सिस्टम में फर्ज करें कि ये एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल के अंदर 2 बॉल्स हैं। हम इन बॉल्स की के जो सिस्टम बन रहे हैं, इसको हम क्या कह रहे हैं, इस बॉक्स के अंदर को क्या कह रहे हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कह रहे हैं। ठीक है, सही है। अब क्या होगा कि आगे जाके वो कहते हैं कि ये 2 बॉडीज इंटरेक्ट कर रही हैं, या ये 2 बॉडीज आपस में इंटरेक्शन कर रही हैं, तो इस सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है वो क्या रहेगा, वो कंजर्व रहेगा, यानी वो चेंज नहीं रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, बल्कि बरकरार रहेगा। इसके लिए हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं एक बॉल है, जो पहली वाली बॉल है, इसका मास m1 है और इसकी वेलोसिटी क्या है, v1 है। और फिर इसका मास m2 है और इसकी वेलोसिटी क्या है, v2 है, बल्कि हम u1 कह देते हैं। u1 वेलोसिटी है और इसकी क्या है, u2 है। u1 वेलोसिटी से पहली वाली बॉल इस तरफ मूव कर रही है और दूसरी वाली बॉल किस तरफ मूव कर रही है, वो भी इसी तरफ मूव कर रही है। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसके अंदर 2 बॉल्स हैं। पहले वाली जो है वो m1 u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, दूसरी वाली जो m2 है वो वेलोसिटी u2 से मूव कर रही है। ये u1 और u2 दोनों जीरो नहीं है, वो दोनों मूव कर रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी u1 और u2 से। ठीक है, अब इस वक्त अगर इसका टोटल मोमेंटम सिस्टम का निकालें, वो क्या बनेगा, पहली वाली बॉल का मोमेंटम क्या होगा, m1 u1, और दूसरी वाली का क्या होगा, m2 u2। कोई तीसरी बॉडी तो नहीं है ना, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या निकल आएगा, आपके पास इनिशियल मोमेंटम निकल आएगा, जो हमने अभी देखा। ठीक है, अब क्या होता है कि फर्ज कर रहे हैं हम कि ये जो u2 है ये वेलोसिटी कम है और u1 की वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है। तो क्या होगा कि इसके दूर जाने से पहले पहले
ये वाला M1 बॉल जो है वो टकरा जाएगी किसके साथ, U2 बॉल के साथ, और कुछ इस किस्म का सिनेरियो बनेगा कि ये आपके M1 आ गई और इसके साथ दूसरी टकराएगी M2। मैं M2 को थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ MA, ठीक है। अब टकराने के बाद क्या होगा, अच्छा ये टकराने को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कोलाइड करेगा या कोलिजन होगी, सही हो गया। अब क्या होगा कि जब ये टकराएगा तो इनका मास तो नहीं चेंज होगा, वो टूटी नहीं, वो बिखरी नहीं, वो खुश्क नहीं होगी, कुछ और नहीं हुआ, वो उसका मास चेंज नहीं होगा। ये समझ सकते हैं आप ऐसे जैसे वो स्नूकर की या बिलियर्ड की जो बॉल्स होती हैं वो बॉल्स हैं, और यकीनन जब वो टकराती हैं तो एक छोटी दूसरी बड़ी नहीं हो जाती, यानी उनके मास के ऊपर तो फर्क नहीं पड़ता, या बंटे कह लें, लेकिन उनकी जो वेलोसिटीज हैं वो चेंज हो जाती है। अगर पहली वाली हल्की थी हो सकता है दूसरी वाली हल्की थी, हो सकता है वो तेज हो जाए और जो पहली वाली थी वो रुक जाए, या वो हल्की स्पीड से दूसरी डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाए। कहने का मकसद क्या है कि आफ्टर कोलिजन U1 जो वेलोसिटी है वो चेंज होके क्या हो जाएगी, V1 हो जाएगी, और जो U2 थी वो क्या हो जाएगी, V2 हो जाएगी। ये M1 की वेलोसिटी और ये किसकी है, M2 की। और ये हम कब बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं आफ्टर कोलिजन की, ठीक है। कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटीज क्या हो गई, चेंज हो गई। अब टोटल मोमेंटम क्या बनेगा इस सिस्टम का, M1 V1 प्लस M2 V2, टू। ठीक है इमन हुसैन। ठीक है। अच्छा ये इनिशियल मोमेंटम था, इसे हम कह देते हैं ये कब था मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर कोलिजन था, ठीक है। और ये क्या है, ये है आफ्टर कोलिजन। अच्छा हमने ऊपर क्या कहा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो क्या कहता है, क्या फर्क पड़ेगा इनके टोटल मोमेंटम के बाद, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि इंटरेक्शन के बाद भी अगर इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी तो इनका जो मोमेंटम था वो क्या रहेगा, सेम रहेगा या कांस्टेंट रहेगा, इसे सेम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सेम रहेगा यानी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन दोनों मोमेंटम क्या आएंगे, बराबर आएंगे, या मोमेंटम भी लिख लेता हूँ चलो, ठीक है। अच्छा अब क्योंकि ये दोनों सेम है हम लिख सकते हैं M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर आएगा M1 V1 प्लस M2 V2 के, सही है, सही है। बस बात ही खत्म हो गई। यही आपका जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। अगर आपने ये लिखना है तो फिर आप इसको कहाँ पे लिख सकते हैं, आपको मैं यहाँ पर इसी बुक के ऊपर, बल्कि मैं वहाँ से शेयर करता हूँ और वहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ कि अगर आ जाए ब्रीफली डिस्क्राइब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसमें एक तो आपने ये जो ग्रीन कलर की मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई है ये लिखनी होगी, और उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन के लिए हम क्या क्या लिखेंगे वो मैं आपको अभी बताता हूँ। सिग्नल भी बेहतर हो गए हैं तो ये आपको वहां से बुक से पहले मैं यहाँ से बता देता हूँ, फिर हाईलाइट भी कर दूंगा कि पहले तो ये 3 डायग्राम्स बनेंगी, ठीक है। उसके बाद ये कंसिडर, बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ में कंसिडर से लेकर ये इधर मोमेंटम तक लिखा जाएगा। अगले पेज पे देखें, ये जगह पर मोमेंटम लिखा है, यहाँ तक लिखा जाएगा, ठीक है। ठीक है। अच्छा कंसिडर द एग्जांपल से या फिर कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम से करना है, क्या, कंसिडर द एग्जांपल से शुरू है या फिर कंसिडर एन आइसोलेटेड सिस्टम, कंसीडर आइसोलेटेड सिस्टम। अच्छा फिर अगर क्वेश्चन आ जाता है कि जब आपके बैलून में से हवा रिलीज होती है तो वो क्यों उड़ना इधर उधर फिरना शुरू कर देता है, तो उसकी रीजन क्या होगी कि आपको पता है एयरफिल्ड बैलून जो है वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करेगा और उसमें एक्शन और रिएक्शन वाला काम होगा। अब रिलीजिंग द बैलून, बिफोर रिलीजिंग द बैलून, ये मैं आपको ना
यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा बताता हूँ, ये देखिएगा जरा। फर्ज करें ये एक बैलून है, ठीक है, इसके अंदर से बाहर की तरफ क्या चीज धकेल रही होती है, एयर धक्का लगा रही होती है, और इस पूरे का मास क्या है, m1 है, सही है। अब जब ये मूव नहीं कर रहा होता तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है, जिसकी वजह से इसका मोमेंटम क्या होता है, जीरो होता है, सही है। क्या? अच्छा, अब जब आपने इसमें से ये ओपन कर दिया, और ये ओपन होने के बाद थोड़ा छोटा हो गया, छोटा होने के अलावा इसका मुंह खुल गया, और इसके अंदर से क्या चीज बाहर आ गई, हवा बाहर आ गई, तो इस पूरे के मास के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। मास यकीनन कम हो जाएगा। अब मास कम हो जाएगा तो उसको कंजर्व, वो नेगेटिव में जाएगा, यानी अगर हम इसको जीरो कह दें तो मास नेगेटिव में जाएगा। अब उसे वापस जीरो पे लाने के लिए क्या होगा कि ये बैलून मूव करेगा और इसकी वेलोसिटी v1 होगी, ठीक है। और इसको बेसिकली हम इसके लिए क्या वर्डिंग यूज करेंगे, हम कहेंगे कि वो अपने मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए वेलोसिटी v1 से मूव करता है, ठीक है, सही है। ठीक है। अच्छा, यही बात उन्होंने ये पहली वाली एग्जांपल पे लिखी हुई है सारी, क्योंकि आप लोगों के पेपर में ना सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही अंदर से भी आ सकते हैं और अक्सर आते भी हैं, फेडरल बोर्ड के खास तौर पे। तो उसमें फिर आपको अगर यही पूछा जाए, जो सिनेरियो मैंने आपसे कहा है कि बैलून जो है वो क्यों तेजी से उड़ना शुरू कर देता है या क्या उसके साइंस है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन का रेफरेंस देके ये आंसर हो सकता है उसका लॉन्ग में, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर, नेक्स्ट सिनेरियो, नेक्स्ट एग्जांपल। ये तो थी आपकी बैलून वाली। अब दूसरी एग्जांपल है कि एक पिस्टल है, ठीक है, मैं पिस्टल जैसी कोई चीज बनाने की कोशिश करता हूँ, ये आपके पिस्टल जैसी कोई चीज है, या ये पिस्टल है। अब पिस्टल जब आपने फायर नहीं किया होता, इस पिस्टल का अपना मास भी होता है, हम उसके मास को क्या कह देते हैं, हम उसको m1 स्मॉल m1 कह देते हैं, ठीक है, बल्कि कैपिटल m1 कह देते हैं पिस्टल के मास को, और गोली के मास को क्या कह देते हैं, स्मॉल m1 कह देते हैं, ठीक है, ठीक है अहमद। ठीक है। अच्छा, होगा कि अब जब आपने फायर नहीं किया तो पिस्टल की वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, जिसे हम u1 कह रहे हैं, ऐसा ही है। और बुलेट भी जाहिर है कि आपने फायर नहीं किया तो वो क्या रहेगी, जीरो ही रहेगी, उसे u2 कह देते हैं। और इन दोनों को प्लस करने से, क्योंकि u1 और u2 दोनों जीरो हैं, तो ये पूरा भी क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। अब क्या होता है, अब जब आप फायर करेंगे इसके अंदर से क्या निकल जाएगा, गोली निकल जाएगी, तो गोली निकलने की वजह से इसका जो मोमेंटम है उसमें क्या फर्क पड़ेगा, ये देख रहे हैं हम। तो मास के ऊपर, m1 के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, मास के ऊपर, पिस्टल के मास के ऊपर कैसे पड़ेगा, मैं पूरे सिस्टम की बात बाद में करूंगा, मैं फिलहाल सिर्फ पिस्टल की बात कर रहा हूँ। पहले भी पिस्टल की बात की थी, गोली की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पिस्टल की बात कर रहा हूँ। अगर उसमें से गोली निकल भी जाएगी तो पिस्टल के अपने मास के ऊपर तो फर्क नहीं पड़ा ना। हम दोनों को डिफरेंट बॉडीज कह रहे हैं, हम गोली को डिफरेंट कह रहे हैं और पिस्टल को डिफरेंट कह रहे हैं। तो पहले पिस्टल का मास m1 था, अब भी क्या रहेगा, m1 रहेगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर से कौन निकली है, गोली साहिबा निकली है, उसके मास को हम क्या कहेंगे, स्मॉल m1 कहेंगे। क्या उसके ऊपर फर्क पड़ेगा, यकीनन नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम उसके मसाला, हम शेल गिरने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बड़ा सिंपल सिनेरियो ले रहे हैं कि बस आपने गोली को हिट किया और गोली आगे चल पड़ी, ठीक है। जब गोली आगे चल पड़ी तो यकीनन उसके मास के ऊपर भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन क्योंकि उसके अंदर से स्प्रिंग ने इसे हिट किया था, और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक वगैरह वगैरह बहुत साइंस है उसके पीछे, तो क्या हुआ कि इस बुलेट की कोई ना कोई वेलोसिटी होगी जिसको हम क्या कहेंगे, v2 कहेंगे, और अब वो जीरो नहीं है, नहीं है ना जीरो, अच्छा हाँ जीरो नहीं है। अब इस जीरो के इफेक्ट को खत्म करने के लिए इस गन के या इस पिस्टल के ऊपर भी क्या पड़ेगा, झटका पड़ेगा। और वो क्यों पड़ेगा, क्योंकि उसने, सिस्टम ने अपने मोमेंटम को क्या करना है,
कंजर्व करने के वो आगे की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पिस्टल का जो रिकॉइल है, जो झटका पड़ना है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में पड़ेगा। आप लोगों ने शायद सुना हो कि कभी अगर कोई फायरिंग करते हैं, अगर वो ट्रेंड बंदा नहीं हो तो वो आम सिंपल पिस्टल की फायरिंग करते हुए भी उंगली की अंगूठी वगैरह उंगली की हड्डी वगैरह, हाथ की हड्डी वगैरह नुकसान हो सकता है, टूट सकती है अगर आप तरीके से नहीं करते। या अगर आप बड़ी गन ले रहे हैं तो आपका बाजू भी जो है वो फ्रैक्चर हो सकता है, कि वो इतनी तेजी से जो है वो रिकॉइल करता है। ठीक है, वो रिकॉइल क्यों कर रहा है? ताकि जैसे पहले मोमेंटम था वो कंजर्व हो सके। वेलोसिटी, बुलेट तो चली गई या बुलेट तो चल पड़ी जिसकी वजह से उसने वेलोसिटी गेन की, तो उस वेलोसिटी के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए पिस्टल क्या करती है? रिकॉइल करती है और इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम दोबारा कंजर्व करने की कोशिश करती है। ठीक है, अब एक्सरसाइज में आपके यही क्वेश्चन है। अगर आप एक्सरसाइज निकालें, मैं आपकी बुक पे से यहाँ से निकालता भी हूँ। ये तो 5वां चैप्टर है, ये तीसरा कर रहे हैं ना। अच्छा, अब एक्सरसाइज में आए ना, यहाँ पर है कहीं पे, ये रहा 3.13, व्हेन अ गन इज फायर्ड इट रिकॉइल्स वाई, कि जब आप एक फायर करते हैं गन से तो वो रिकॉइल करती है, वो झटका खाती है। तो उसका रीजन क्या है? इसका आंसर होगा, अच्छा इसका आंसर होगा, कंसीडर के बाद मजीद नीचे आए तो यहाँ पर लिखा हुआ है, एज द गन इज फायर्ड बुलेट शूट्स आउट ऑफ द गन एंड एक्वायर्ड मोमेंटम टू कंजर्व द मोमेंटम द सिस्टम द गन रिकॉइल्स। ठीक है, अगर शॉर्ट पूछा जाए तो ये 3 से 4 लाइनें बहुत हैं, लेकिन कई दफा लॉन्ग में पूछा जाता है, या अगर आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं तो आप इसके आंसर में क्या लिख सकते हैं? ये बिफोर, बल्कि ये इसी का यही आंसर लिखें, ये बिफोर से लेकर रिकॉल्स तक। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब यही सिनेरियो है। हमने क्या किया? हमने थोड़ी सी चेंजिंग की लेबलिंग में, और हमने कहा कि जो मास ऑफ बुलेट है वो स्मॉल एम है, मास ऑफ गन जो है वो कैपिटल एम है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है वो स्मॉल वी है, वेलोसिटी ऑफ गन जो है वो क्या है? कैपिटल वी है। तो फिर हम टोटल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट आफ्टर गन इज फायर्ड क्या लिख सकेंगे? कैपिटल एम कैपिटल वी प्लस एम वी के बराबर लिख सकेंगे। ठीक है, लेकिन पहले वाला मोमेंटम किसके बराबर था? 0 के बराबर था। तो एम वी प्लस एम वी बराबर आ जाएगा 0 के। और इसको अगर आप v के लिए सॉल्व करें, यानी अगर आप वेलोसिटी निकालना चाहें जिससे उस गन ने क्या किया है? झटका खाया है, तो वो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। इसमें जो नेगेटिव साइन आ रहा है वो ये शो कर रहा है कि जो बुलेट है उसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड है, तो जो रिकॉइल की डायरेक्शन है वो उसके बैकवर्ड होगी या उसकी ऑपोजिट होगी, इसलिए इसमें नेगेटिव साइन आ रहा है। ठीक है, कई दफा ठीक है। क्वेश्चन में ये जाता है कि नेगेटिव साइन, ये फार्मूला लिख देते हैं और बता देते हैं ये किस चीज़ का फार्मूला, और कह देते हैं कि बताओ नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, तो आप उसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर लिखेंगे। इसी तरह रॉकेट और जेट इंजन जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, वो इस लास्ट वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है। अभी आप क्या करें, अभी आप जल्दी से एग्जाम्पल 3.7 का क्वेश्चन, बल्कि ये होमवर्क कर लें, 3.7 का क्वेश्चन लिखें, अटेम्प्ट करें, और एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर इससे रिलेटेड होगा एक, हाँ नहीं है, चलें वो एक क्वेश्चन ही है, वो वाला आप लोग ट्राई करेंगे, होमवर्क आपका वो होगा। अभी जो पढ़ा है इसमें कोई मसला है तो मुझे बताएं। नहीं है बस। नहीं है, अच्छा ये भी ठीक हो गया फ्रेंड। अब क्या करें, 7:44 हो रहे हैं, 8 बजे आपका पूरा टेस्ट होगा, मैं ऑनलाइन ही हूँ, और